हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव क्लास। आज के हम इस लेक्चर में क्लास 9th बायोलॉजी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के दो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ए है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और ये जो इसके साइड में आपको बी पोर्शन दिख रहा है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। ये है मैक्रो, ठीक है, और ये है माइक्रो। एक्चुअली यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानी जाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, कैसा भी सेल हो, उससे मतलब नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट मेम्ब्रेन मतलब प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल की, अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखें, और यूकैरियोटिक देखो, चलो हम यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया एंड बीजीए। बीजीए का मतलब क्या होता है? बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और क्या? बैक्टीरिया। ये दोनों प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दोनों में, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, तीन चीजें कॉमन होती हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये सारे सेल्स में कॉमन होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें, जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब सबसे बाहर की कवरिंग होती है सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें चैनल्स होते हैं। चैनल यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है ना चैनल प्रोटीन, ये लिखा है ना, जिसको मैंने सर्किल किया भाई, इट इज कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन। और ये जो चैनल प्रोटीन होते हैं, ये उन्हीं सब्सटेंसेस को सेल के अंदर अलाउ करते हैं, सेल के अंदर जाने देते हैं, जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स इनके चैनल में फिट होते हैं। अगर वो, जैसे हम मान लें की और लॉक मॉडल, आप कमरे में तभी इंटर कर पाएंगे जब आप उस कमरे का ताला खोलेंगे, और कमरे का ताला खोलने के लिए आपको आपके पास ताले की चाबी होनी चाहिए। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, तभी होता है जब सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल इनके चैनल प्रोटीन में फिट होते हैं। अगर चैनल प्रोटीन में फिट नहीं होते हैं तो वो सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चैनल प्रोटीन है, इसके बीच में
ऐसे पैरेलल स्पेस खाली है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बना दें, एक सर्कुलर शेप में है, एक ऐसे शेप में है, एक ट्राइंगल शेप में है, ठीक है, एक ऐसे करके स्टार शेप में है। तो बताइए इनमें से कौन सा सब्सटेंस पास हो जाएगा? इनमें से ये वाला सब्सटेंस पास हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर अलग अलग चैनल्स होते हैं। ये तो आपको केवल एक साइड छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग चैनल्स बने होते हैं, एक दो नहीं ढेर सारे चैनल्स होते हैं, चारों तरफ सेल के पता नहीं कितने चैनल्स होते हैं। तो ये जो चैनल्स होते हैं ये उन्हीं सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं जो सब्सटेंसेस इनके चैनल में फिट हो जाते हैं। जिन सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल फिट होते हैं ये उन्हीं को अंदर अलाउ करते हैं। अगर ये सब्सटेंसेस में फिट नहीं होते, मतलब ये सब्सटेंसेस इन चैनल्स में फिट नहीं होते, तो अंदर जाने के लिए उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, एक तो दो तरह का मूवमेंट होगा। पहला मूवमेंट होगा आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, और दूसरा वाइस वर्सा, ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड। तो ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता कैसे है, कैसे होता है मूवमेंट? इसके लिए दो प्रोसेस जिम्मेदार होती हैं। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, और दूसरी प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन इतनी कॉमन होती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको समझने में गलती कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी कॉमन होती है ये, लेकिन इसको समझना और समझाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आज आज तक आपने इससे बेहतर नहीं समझा होगा जितना बेहतर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड नंबर पे होती है, ठीक है। एक बात और, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होगी, और सेल वॉल पूरी तरह से परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब कि वो सब्सटेंसेस को पूरी तरह से अलाउ कर देती है। लेकिन उस पर रोक कौन लगाता है? उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक लगाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक ऐसी पावर है चैनल की, अगर वो मॉलिक्यूल उस चैनल में नहीं फिट होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा नहीं, और अगर फिट होता है तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं कि सब्सटेंसेस आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड कैसे जाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे कुछ आपको कलरफुल डॉट्स दिख रहे होंगे, और ये जो कलरफुल डॉट्स हैं एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। एक तरफ लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन और एक तरफ लिखा है लो कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफ्यूजन कितने मैटर में होता है। आपको पता है कि मेनली मैटर एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ठीक है। वैसे तो दो और मैटर होते हैं, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन। तो प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन को भी हम साइड में रखते हैं। हम यहाँ पे तीन जनरल मैटर की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है और गैस में भी डिफ्यूजन होता है। सॉलिड के पार्टिकल भी डिफ्यूज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल भी डिफ्यूज होते हैं और गैस के पार्टिकल भी डिफ्यूज होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट of particles from high concentration, concentration में शॉर्ट में लिख रहा हूं CONC डॉस, concentration to low concentration, low concentration, movement of particles
मतलब मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसको हम कहेंगे कि डिफ्यूजन है। अब आप इसको एग्जाम्पल के मेथड से बेस्ट समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खाना बन रहा है, तो खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है, ठीक है। किचन में फूड की कुकिंग होती है, खाना किचन में बनाया जाता है। तो आप अगर अपने स्टडी रूम में बैठे हैं या अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद इस किचन से आपको खाने की महक आने लगती है। आती है, सभी को आती है खाने की महक। तो आप अगर किचन की तरफ बढ़ते हैं तो वो महक और तेज होती जाती है। मान लीजिए आप उठे, आपका कोई फेवरेट फूड बन रहा था और आपको पता चल गया महक से कि आज ये बन रहा है, तो आप उठे और आप किचन की तरफ जाने लगे। कमरे तक तो आपको महक आ गई, लेकिन जैसे जैसे आप किचन की तरफ मूव करने लगे, किचन की तरफ जाने लगे, वैसे वैसे ये महक और बढ़ गई और तेज हो गई। आप जब किचन की तरफ और गए तो ये और बढ़ गई, और जब आपने किचन के अंदर एंट्री की तो वहां पर सबसे ज्यादा महक थी उस फूड की। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका किचन था, ठीक है, जो आपका किचन था, वहां पे फूड पार्टिकल्स मैक्सिमम थे। वहां पर क्या थे? फूड पार्टिकल्स मैक्सिमम थे, ठीक है। और यहां से कहां जा रहे थे? आपके लिविंग रूम की तरफ जा रहे थे, और लिविंग रूम में फूड पार्टिकल्स मिनिमम थे। बिल्कुल बात सही है, फूड पार्टिकल्स मिनिमम थे। तो किचन से फूड पार्टिकल्स मूव कर रहे थे आपके लिविंग रूम की तरफ। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि आपने ढेर सारा पानी लिया हो और उस पानी में एक बूंद इंक डाल दें या एक बूंद कोई कलर डाल दें, तो जैसे ही आप एक बूंद इंक डालते हैं, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा। तो आप हमको ये बताइए कि आपने एक ड्रॉप इंक तो ऊपर डाला था, लेकिन पानी पूरा कलरफुल हो गया। कैसे कलरफुल हुआ? डिफ्यूजन की हेल्प से। क्योंकि इंक के पार्टिकल्स जहां पे आपने गिराए थे वहां पे सबसे ज्यादा थे, और इंक के पार्टिकल्स जहां पे आपने नहीं गिराए थे वहां बिल्कुल नहीं थे। मतलब वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन था या जीरो कॉन्सेंट्रेशन था। तो पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, ठीक है। और थोड़ी देर में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही जो प्रोसीजर होता है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसीजर होता है, ये पीएम में होता है। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही काम, सेम काम, जैसे मान लीजिए कि आप घर में पूजा कर रहे हो और आपने अगरबत्ती जला दी। तो अगर आपने अगरबत्ती जलाई तो आसपास के कमरे महकने लगते हैं, होता है ना। लेकिन वो अगरबत्ती जिस कमरे में जल रही होती है उस कमरे में सबसे ज्यादा महकती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस कमरे में अगरबत्ती के धुएं के पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल सबसे ज्यादा हैं। मतलब वो उस समय वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बराबर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेंबर ऑलवेज, डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट, खत्म। और डिफ्यूजन होता कहां पे है? डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन गैस में भी होता है। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड, इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड, इट टेक्स प्लेस इन गैस। तीनों में होता है ये, तीनों में होता है, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी डिफ्यूजन भूलिएगा नहीं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं सॉलिड का। आपको लग रहा होगा सॉलिड में कैसे डिफ्यूजन हो सकता है, तो होता है। देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में आपने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, चौक से आपने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, या चौक से आपने अपने घर में कहीं कुछ लिख दिया, ठीक है। अगर आप उसको तुरंत इरेज कर देते हैं तो आसानी से इरेज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इरेज करें तो वो जल्दी इरेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बोर्ड के साथ, मतलब चौक के पार्टिकल्स बोर्ड के साथ, या चौक के पार्टिकल्स वॉल्स के साथ बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं। दे डिफ्यूज विद ईच अदर। तो जब ये अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं तो इनको मिटाना मुश्किल होता है, बिकॉज पार्टिकल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
तो इस तरह से movement of particle from high concentration to low concentration is called diffusion. And remember, diffusion takes place in solid, liquid and gas. Solid में भी देखने को मिलेगा, liquid में भी देखने को मिलेगा और gas में भी देखने को मिलेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऑस्मोसिस. सो दिस डायग्राम बिलोंग्स टू ऑस्मोसिस. लेकिन ये कैसे ऑस्मोसिस है या इसको हम क्यों कहें कि ये ऑस्मोसिस है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस होती कहाँ पे है. ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होती है. लिक्विड में. पूरी दुनिया आपको डेफिनेशन पहले पढ़ने को कहेगी, लेकिन ये कभी नहीं बताएगी कि ये प्रोसेस होती कहाँ पे है. लिक्विड में, और इनको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं. ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कैसी प्रोसेस है ये? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड में होगी. किसके साथ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होगी. ठीक, हमेशा लिक्विड के साथ होगी, मतलब सॉल्वेंट के साथ होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होगी. तो यहां पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा अच्छे से. एक फिगर में 4 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं और दूसरे फिगर में उससे ज्यादा बड़ी बड़ी बॉल्स हैं. लेकिन पहले फिगर में ब्लू कलर की बॉल्स ज्यादा हैं और दूसरे फिगर में ब्लू कलर की बॉल्स कम है. आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि एक फिगर में एक बॉल कम है, दूसरे में ज्यादा है, और दूसरे में वो कम है, ये ज्यादा है. चलिए इनको फिगर आउट कर लेते हैं. इस फिगर को हमने नेम दे दिया ए और इस फिगर को हमने नेम दे दिया बी. अब ये जो फिगर आपको दिख रहा है ए और बी, इसके बीच में एक ब्लैक कलर की डंडी दिख रही है, ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, और उस लाइन में छोटे छोटे गैप्स हैं और उन गैप से पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं. तो ये लाइन है क्या? इस लाइन को कहते क्या है? इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो सेपरेशन है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है. अब आप ध्यान से देखिए, और पहले ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है. क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फिर से सुनिए, देखिए यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं मूवमेंट ऑफ solvent molecules from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. ठीक है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या? आपकी पीएम. पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूव करना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से. क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस. अब आप सुनिए, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं. आपके पास 2 ग्लास है और इसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे लिया तो आपको ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा. आपके पास 2 ग्लास है, ठीक है, दोनों ग्लास में आपने सेम अमाउंट में पानी भरा है. सेम अमाउंट में पानी भरा है. एक ग्लास में आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया. जो ग्लास 1 थी उसमें आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया. 2 ग्लासेस थी, एक ग्लास ए है और एक ग्लास बी है. दोनों ही ग्लास में 200 ml वाटर है. इसमें भी 200 ml वाटर है. ग्लास ए में आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया और ग्लास बी में आपने 50 ग्राम सॉल्ट ऐड किया. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा. ग्लास ए, ग्लास बी दोनों में 200 ml पानी है. ग्लास ए में 10 ग्राम सॉल्ट और ग्लास बी में 50 ग्राम सॉल्ट. तो अगर हम आपसे पूछें, ये बताइए
कि किस ग्लास में सॉल्ट ज्यादा है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि सर 50 ग्राम सॉल्ट बी में है, बी वाली ग्लास में सॉल्ट ज्यादा है। करेक्ट, 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि दोनों में से किस ग्लास में पानी ज्यादा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे पानी कैसे ज्यादा है, दोनों में पानी तो सेम है, 200 ml पानी है, उसमें भी 200 ml पानी है, तो पानी कैसे ज्यादा है? मैं यहां पे आपसे पूछ रहा पानी का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है। अगर आप दोनों ही सोल्यूशन को टेस्ट करें, दोनों ही सोल्यूशन को अगर आप टेस्ट करें, तो जो ग्लास ए में सोल्यूशन रखा होगा वो आपको फीका लगेगा, वो आपको कम खट्टा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन बी को टेस्ट करें तो आपको अच्छा खासा खट्टा लगेगा, काफी तेज खट्टा लगेगा आपको। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ग्लास ए में पानी ज्यादा है। अगर हम सॉल्ट का कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं ना कि ग्लास ए में पानी ज्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। वर्ड याद रखिएगा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। बस यही बात आपको ऑस्मोसिस में समझनी है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ग्लास ए और ग्लास बी, ग्लास ए में 10 ग्राम सॉल्ट है और 200 ml वाटर, ग्लास बी में 50 ग्राम सॉल्ट है और 200 ml वाटर, दोनों में 200 ml पानी है। लेकिन ग्लास ए में 10 ग्राम सॉल्ट और ग्लास बी में 50 ग्राम सॉल्ट, तो आप तो तुरंत कह देंगे कि 50 ग्राम सॉल्ट ग्लास बी में है, इसका मतलब कि ग्लास बी में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ग्लास बी में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ए के कंपैरिजन में ग्लास बी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और ग्लास ए में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ग्लास ए में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ग्लास बी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ग्लास ए में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ग्लास बी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो किस ग्लास में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, ये बताइए। किस ग्लास में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं? इस वाली ग्लास में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। सॉल्वेंट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, सॉल्यूट का मतलब सॉल्ट। तो अगर हम कहें कि सॉल्ट किस में ज्यादा है, तो आप कहेंगे सॉल्ट इसमें ज्यादा है, जिसमें मैंने पिंक बनाया है इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जिसको मैंने येलो बनाया है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा बताइए? पानी मूव करेगा ग्लास ए टू ग्लास बी। अगर इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाए तो पानी ग्लास ए से ग्लास बी की तरफ मूव कर जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में? तो ऐसे इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में दो गोले दिए हैं। पहला जो गोला बड़ा वाला है वो सॉल्यूट का है, ठीक है। और जो दूसरा गोला ब्लू कलर का दिया हुआ है वो सॉल्वेंट का है। वो किसका है? सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट का गोला फिगर ए में, ये जो मैंने फिगर ए बनाई है और ये जो फिगर बी बनाई है, आप देख रहे हैं फिगर ए में सॉल्वेंट ज्यादा है और फिगर बी में सॉल्यूट ज्यादा है। फिगर ए में सॉल्यूट कम है और फिगर बी में सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। फिगर ए में सॉल्वेंट ज्यादा है, फिगर बी में सॉल्वेंट कम है। फिगर ए में सॉल्यूट कम है और फिगर बी में सॉल्यूट ज्यादा है। मतलब यहां पे इस वाले केस में यहां पर वाटर ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है। और दूसरे वाले में यहां पर वाटर लेस है लेकिन सॉल्यूट मोर है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पानी कहां से कहां मूव करेगा। पानी कहां से कहां मूव करेगा? पानी ए टू बी मूव करेगा। इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से ये बी की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरह से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से
सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सब्सटेंसेस का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की ओर भी होता है और अंदर से बाहर की ओर भी होता है। दोनों ही पोजीशंस में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, ठीक है, दोनों ही पोजीशन में। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कोई एक फ्रूट है, कोई भी फ्रूट है, आप मार्केट से खरीद के लाए और उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा धूप थी, तो आपने देखा कि जो फ्रूट थे वो थोड़े से मुरझा गए थे, सिकुड़ गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। तो आपने उनको खाने से पहले 2-3 घंटे पानी में डुबो के रख दिया, ठीक है। जैसे मैंगो को ज्यादातर जब हम खरीद के लाते हैं तो 2-3 घंटे पानी में डुबो के रखते हैं, पानी में डिप कर देते हैं, ठीक है, या उनको गीले कपड़ों से ढक देते हैं। तो क्या होते हैं, जब उनको हम गीले कपड़ों से ढक देते हैं या पानी में डिप करके रखते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। क्यों टाइट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पानी कम है और जहां पानी में हमने उनको डिप किया है फ्रूट्स के बाहर पानी ज्यादा है। तो जब फ्रूट्स के बाहर पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की ओर मूव कर जाता है और फ्रूट्स स्वेल्स अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। वहां पर भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। तो याद रखिएगा हमेशा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये प्रोसेस होती कहाँ है, सिर्फ लिक्विड में होती है, मतलब सॉल्वेंट में होती है। सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, सॉल्यूट अपनी जगह पे ही रहता है, जबकि सॉल्वेंट का मूवमेंट आसानी से हो जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं और सॉल्यूशंस बनाए कैसे जाते हैं। सॉल्यूशंस बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम यहां पे लिखें सॉल्यूशन, अगर हम यहां पे लिखें सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस ये है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ठंडे दिमाग से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर हालत में ये आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर पहला डायग्राम आपको ये समझ में आ गया तो नीचे बना हुआ डायग्राम मैं आपको तुरंत समझा सकता हूं, लेकिन अगर ऊपर नहीं समझ में आया तो नीचे समझाना बेकार होगा। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको मैं सेल से कंपेयर करके बता रहा हूं, उसमें उसको मैं सेल से कंपेयर करके बता रहा हूं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्यूट है और लेस सॉल्वेंट है, ठीक। अब हम आते हैं लास्ट में हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में क्या है, लेस सॉल्यूट है और मोर सॉल्वेंट है, ठीक। और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू सेल कॉन्सेंट्रेशन। ये बीच वाले के लिए है, आइसोटोनिक के लिए। अब देखिए अगर मैंने हाइपरटोनिक को मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट कहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा खट्टा होगा या बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। मतलब अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन लिए हैं तो नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। मोर सॉल्यूट का क्या मतलब है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा है और पानी की क्वांटिटी कम है। लेकिन अगर हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम है और पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे मोर सॉल्वेंट है और वहां पे लेस सॉल्वेंट है। किसके कंपैरिजन में, किसी सेल के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू एनी सेल, ठीक है। और अगर हम आइसोटोनिक की बात करते हैं तो यहाँ का मतलब ये है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आरबीसी, ये जो आपको रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं ये क्या है, आरबीसी,
यहाँ भी RBC, RBC, रेड ब्लड सेल्स को हमने लिया और पहले इनको हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। जैसे ही हमने इनको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला, ये सेल्स पानी रिलीज करना शुरू कर देती हैं। इन सेल्स के अंदर जो भी पानी होता है वो निकल के बाहर आ जाता है। मतलब क्या होता है, दे स्टार्ट लूजिंग वाटर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मार्कर छोटा कर लेता हूं। देखिए, दे स्टार्ट लूजिंग वाटर, ये पानी निकालना शुरू करती हैं। क्यों ऐसा होता है, जरा दिमाग लगाइए। ऑस्मोसिस हो रही है कि नहीं, बताइए। ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है कि नहीं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कम है। मैंने आपको पहले ही बताया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है लेस अमाउंट में, और जब लेस अमाउंट में है तो इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन है, जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है या शुगर सोल्यूशन है, उसमें जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, मतलब जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो कम है। और जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है। जैसे ही इन सेल्स को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, ये वाटर रिलीज करना शुरू करेंगी और आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगा, आरबीसी गेट श्रिंक। ठीक है। अगर कोई सेल पानी लूज कर देती है तो वो श्रिंक कर जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, अभी जब ग्रेप्स ग्रेप्स आते हैं ना मार्केट में, ग्रेप्स, आप ग्रेप्स को कभी मार्केट से खरीद के लाइएगा, कैसे भी ग्रेप्स हो, चाहे ग्रीन वाले हों चाहे ब्लैक वाले हों, आप उनको खूब कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन घर पे बनाइएगा, थोड़े से ग्रेप्स उसमें डाल दीजिएगा। मतलब आप एक ग्लास पानी लीजिएगा और एक ग्लास पानी में 4-5 चम्मच नमक डालिएगा, 4-5 चम्मच भर के नमक डालिएगा और उस नमक को पानी में डिसॉल्व कर दीजिएगा और उस नमक में आप ग्रेप्स डाल दीजिएगा, हरे वाले ग्रेप्स जो आप बाजार से खरीद के लाए हैं। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो ग्रेप्स सिकुड़ जाएंगे। वो ग्रेप्स क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्यों सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रेप्स के बाहर पानी में, मतलब जो आपने सोल्यूशन लिया है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन ग्रेप्स के अंदर, अच्छा आप ये बताइए कि ग्रेप्स ज्यादा खट्टे होंगे कि जो आपने पानी बनाया है वो ज्यादा खट्टा होगा, मतलब जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो ज्यादा खट्टा होगा। तो आपका जवाब तो यही होगा कि सर जो हमने सोल्यूशन बनाया है वो ज्यादा खट्टा होगा। तो अगर कोई खट्टी चीज है तो इसका मतलब कि उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसके जस्ट पहले मैंने अभी आपको समझाया। तो अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल जो आप ग्रेप्स खा रहे हैं वो कम खट्टा है, वो मीठा आपको लग रहा है, तो उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो पानी लूज करना शुरू करेंगे। इसीलिए यहाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आरबीसी को डाला जाता है, जब आरबीसी को रखा जाता है, तो आरबीसी श्रिंक कर जाती है। क्यों, आरबीसी भी एक सेल है और सेल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आरबीसी वाटर निकालना शुरू करती है, आरबीसी से पानी निकलना शुरू होता है, और जैसे ही पानी निकलना शुरू होता है क्या होता है, आरबीसी श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, डन। आगे देखिए, अभी थर्ड नंबर देखेंगे, फिर बीच वाले पे आएंगे, फिर हम आते हैं हाइपरटोनिक, कंप्लीट हो गया, फिर हम आते हैं हाइपोटोनिक पे। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे मोर सॉल्वेंट है और लेस सॉल्यूट है। मोर सॉल्वेंट होगा, लेस सॉल्यूट होगा, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। सेल के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे पानी सेल के अंदर आने लगेगा। पानी क्या होगा, सेल के अंदर आने लगेगा, और जब पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल पानी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी कि आरबीसी क्या होगी, आरबीसी बस्ट कर जाएगी, आरबीसी फट जाएगी। इतना ज्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि आरबीसी बस्ट कर जाती है, फट जाती है। ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें लेस सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट है। मोर सॉल्वेंट का मतलब पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा होगा तो आपको पता है ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है। ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो
तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? सोल्यूशन में, जो आपने हाइपोटोनिक लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना मोर सॉल्वेंट और लेस सॉल्यूट, और सेल के अंदर पानी कम है, तो बाहर से अंदर पानी जाएगा, और जब बाहर से अंदर पानी जाएगा तो सेल्स पानी इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी कि वो फट जाएंगी, बस्ट कर जाएंगे। तो आरबीसी यहाँ पे क्या करेगा? बस्ट कर जाएगा या फट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोनिक पे। आइसोटोनिक में क्या है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। जो कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन का है, ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेशन सेल का है। तो न सेल का साइज कम होगा, न सेल का साइज बड़ा होगा, सेल यहां पे सेम साइज की रहेगी, सेम साइज की रहेगी। क्यों ऐसा होगा? देखिए इसके नीचे देखिए, जो छोटा सा गोला बना हुआ उसमें दिखा है कि H2O अंदर जा रहा है और H2O बाहर निकल रहा है। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर निकल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है। जबकि यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देखिए, इसको मैं सर्किल करने जा रहा हूँ, ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखिए सेल से पानी बाहर निकल रहा है। थर्ड डायग्राम में देखिए सेल के अंदर पानी जा रहा है, और सेकेंड डायग्राम में देखिए जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि सेल का साइज सेम रहेगा, न सेल मोटी होंगी, न सेल छोटी होंगी, न सेल फटेंगी। Cell size remains same. Remember always in isotonic solution cell size remains same. तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट है, मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अगर इसमें हम आरबीसी रखें तो वो श्रिंक कर जाएगी। क्यों श्रिंक कर जाएगी? क्योंकि आरबीसी या कोई भी सेल पानी लूज करने लगेगी। थर्ड नंबर, अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन को देखें तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें लेस सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट होता है। अगर हम इन आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, और इतना पानी एब्जॉर्ब करेंगे कि ये बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ आरबीसी के लिए नहीं है, ये किसी भी सेल के लिए है, किसी भी टाइप की सेल हो उससे मतलब नहीं है। आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, और जितना पानी ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही पानी ये रिलीज करेगा। तो ना इनके सेल साइज में कोई चेंज आएगा, ना इनके शेप में कोई चेंज आएगा, ना ये श्रिंक करेंगी और ना ये बस्ट करेंगी, ना ये फटेंगी। ठीक, चलिए अब नीचे के इन्हीं से रिलेटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल श्रिंक हुई थी। मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या हुई थी? श्रिंक हुई थी। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यहाँ पे हाइपोटोनिक बीच में लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ था? सेल बस्ट हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे सेल सेम थी, सेल का जो साइज था वो सेम था। मैं सबको सर्किल में डाल देता हूं, ब्लू सर्किल में देखिएगा। देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब सेल श्रिंक होती है, मतलब सेल से पानी निकल जाता है, तो देखिए ये सेल श्रिंक कर गई है, देखिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जब भी कभी सेल से पानी निकल जाए, सेल से पानी निकलने का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी निकल जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पानी निकल जाता है, तो लिसिस का मतलब होता है निकलना, और प्लाज्मो वर्ड आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी का निकलना प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, लिसिस मतलब निकलना, और प्लाज्मो वर्ड आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जब भी कभी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं और वो पानी लूज करती हैं, वाटर लूज करती हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और इस समय सेल श्रिंक कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम किसी सेल को डालते हैं तो सेल स्वेल कर जाती है, स्वेल्स अप। सेल ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब करती है और ये बस्ट कर जाती है, फट जाती है। इतना पानी एब्जॉर्ब करती है कि ये फट जाती है। ठीक है, या तो हो सकता है ना भी फटे,
लेकिन ज्यादा कंडीशंस में ये फट ही जाती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोलिसिस। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल बॉडी और लिसिस का मतलब होता है निकलना। ठीक है ना, सेल बॉडी निकलना। तो यहां पे क्या होता है कि साइटोलिसिस, पानी जो होता है वो अंदर चला जाता है, सेल के अंदर पानी चला जाता है, मूव हो जाता है, मूव इन होता है। प्लाज्मोलिसिस में मूव आउट हो जाता है, साइटोलिसिस में मूव इन हो जाता है। ठीक है ना, यहां से पानी निकल कर, बाहर से पानी निकल कर अंदर चला गया, और प्लाज्मोलिसिस में पानी अंदर से निकल कर बाहर चला, दोनों में ही निकल रहा है। बस यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो अलग है। पहले वाले में सेल से पानी निकलकर बाहर आ जा रहा है, और दूसरे वाले में बाहर से पानी निकलकर सेल के अंदर चला जा रहा है। तो जब भी कभी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को रखते हैं तो सेल फूल जाती है, सेल बॉडी बिल्डर हो जाती है, सेल मोटी हो जाती है, और ऐसी प्रोसीजर को हम साइटोलिसिस के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज साइटोलिसिस। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेल की कंडीशन सेम रहती है, इसीलिए यहाँ पे ऑसम लिखा हुआ है। ऑसम कोई प्रोसेस नहीं होती है, ये सेल काफी खुश दिख रही है क्योंकि ना ये श्रिंक हुई ना ये फूली, इसलिए ये सेल काफी खुश दिख रही है। तो सेल साइज रिमेन सेम। क्यों सेम होता है? क्योंकि सेल का कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से बराबर होता है। इसीलिए ना यहाँ पे सेल श्रिंक करती है ना यहाँ सेल बस्ट करती है, सेल का साइज यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग एंड अप करेंगे, ऑफ करेंगे। ठीक है, यहां पर आपने आरबीसी देखा, रेड ब्लड सेल्स। तो ब्लड किस में होता है, प्लांट में कि एनिमल में? एनिमल में। अगर ब्लड एनिमल में होता है तो मतलब आरबीसी कैसी सेल्स हैं? बताइए, आरबीसी कैसी सेल्स हैं? एनिमल सेल है, एनिमल सेल है। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन मेरा सुनिएगा। प्लांट सेल को, यहां पे हमने एक प्लांट सेल लिया, प्लांट सेल, और प्लांट सेल को हमने रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, और कई बार देता है plant cell in hypotonic solution with stand without busting। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है। प्लांट सेल अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो फूलती तो है, स्वेल्स अप तो होती है, लेकिन फटती नहीं है। ये फूलेगी, ये स्वेल अप हो जाएगी, लेकिन फटेगी नहीं। क्यों ऐसा होता है? सोचिए सोचिए, दिमाग पे जरा जोर डालिए, क्यों ऐसा होता है? जबकि चाहे जितनी एनिमल सेल हम लें, जो भी एनिमल सेल लें, अगर हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद फट जाती है। लेकिन प्लांट सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद वो विथ स्टैंड, मतलब फूलेगी तो, स्वेल तो होगी, लेकिन वो फटेगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं फटेगी। क्यों नहीं फटती है? देखिए, उसके पीछे एक रीजन होता है। क्योंकि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल। ठीक है ना, और सेल वॉल इतनी कैपेबल होती है, इतनी कैपेबल होती है कि वो सेल को बस्ट होने से बचा लेती है। ठीक है, वो चाहे जितना डाइल्यूट मीडियम हो, क्योंकि हाइपोटोनिक डाइल्यूट मीडियम है, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम है। ठीक है, तो चाहे जितना डाइल्यूट मीडियम हो, सेल वॉल उसमें विथ स्टैंड कर जाती है और सेल को फटने से बचा लेती है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ प्लांट के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती है। तो याद रखिए, अगर प्लांट सेल को कभी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो कभी भी फटेगी नहीं, फूलेगी तो, स्वेल्स अप होगी, लेकिन फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी? उसको कौन बचाएगा? सेल वॉल बचाएगा। क्यों? मान लीजिए ये सेल वॉल है, पहले प्लांट सेल में सेल वॉल आती है, और सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और ब्लड कहाँ होता है? एनिमल सेल में। इसीलिए ब्लड को जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं
तो वो थोड़ी देर के बाद पानी एब्जॉर्ब करता है, और इतना पानी एब्जॉर्ब करता है कि वो फट जाता है, बस्ट अप हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा ना, सेल बस्ट, सेल फट जाती है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल कभी भी फटती नहीं है, प्लांट सेल कभी भी बस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल, ठीक है। मुझे पता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बिल्कुल भी आप इसको ऐसा मत सोचिएगा कि लंबा हो गया तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर किसी भी लेक्चर में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट करने में बिल्कुल भी आप हिचके नहीं, आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए। उस टॉपिक को या उस लेक्चर को जो आपको नहीं समझ में आया, वो उसी सब्जेक्ट के आगे आने वाले नए टॉपिक में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये इतना डिटेल में कभी कोई नहीं समझाता, और इतने नेचुरल एग्जाम्पल से कभी आपको समझने का मौका नहीं मिला होगा। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।